दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज फोड़ा है गैस बम। आज केजरीवाल ने अंबानी के साथ कई बड़े लोगों को लपेटा। केजरीवाल ने दिल्ली के एंटी करप्शन ब्रांच को रिलायंस, मुकेश अंबानी और 2 मंत्रियों पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। आरोप है कि रिलायंस ने मंत्रियों की मिलीभगत से गैस के दाम बढ़ा दिए और इससे दिल्ली में महंगाई आगे बढ़ेगी, क्योंकि एक नया फरमान 1 अप्रैल 2014 को आएगा जिससे गैस के दाम बढ़ेंगे और फिर महंगाई और बढ़ेगी। मुरली देवरा के खिलाफ क्रिमिनल केस फाइल किया जा रहा है। श्री वीरप्पा मोइली के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही है। श्री वीके सिब्बल जो कि डायरेक्टर जनरल हाइड्रोकार्बन थे उस टाइम, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही है। श्री मुकेश अंबानी जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के खिलाफ एंड अदर्स। रिलायंस की महंगी गैस के पीछे घोटाले के आरोपों पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खोला है ये मोर्चा। एफआईआर पूर्व कैबिनेट सचिव टीएसआर सुब्रमण्यम, पूर्व एक्सपेंडिचर सचिव ईएएस शर्मा, पूर्व नेवी चीफ एडमिरल तहिल्यानी, वरिष्ठ वकील कामिनी जायसवाल की शिकायत पर दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। एक ऐसा एफआईआर है जो कभी दर्ज नहीं करना चाहिए था। ये एक पॉलिटिकल एजेंडा है और ये एफआईआर सस्पिशियस है। ये मामले जितने भी हैं प्राइसिंग के, वो सुप्रीम कोर्ट के सामने हैं। सीएजी ने अपने रिपोर्ट में कहा है कि इस तरीके से घोटाला है और आज तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का आरोप है कि रिलायंस के तेल कुएं से $1 से कम में गैस निकलती है, लेकिन पहले उसके दाम बढ़वाकर $4 किए गए और अब उसे 1 अप्रैल से $8 करने की तैयारी चल रही है। रिलायंस को फायदा पहुंचाने की इस साजिश में सरकार शामिल है। सीएजी ने अपनी ऑडिट में लिखा है कि समय समय पे सरकार के साथ मिलके जो गड़बड़ियां हुई उसमें रिलायंस को विंडफॉल गेन्स फ्यूचर के 1.25 लाख करोड़ के दिए गए हैं। चुनाव के जस्ट पहले, कुछ महीने पहले, ये $8 के दाम जो दिए गए, क्या इसका मतलब कि कांग्रेस को कुछ पैसा पहुंचा? अप्रैल 2000 में सरकार ने नेचुरल गैस उत्पादन के लिए रिलायंस और नीको रिसोर्सेज नाम की कंपनी को केजी बेसिन के D6 इलाके में कुएं का पट्टा दिया था। 2004 में सरकार और रिलायंस में जो समझौता हुआ उसके मुताबिक रिलायंस को अगले 17 साल तक एनटीपीसी को $2.34 प्रति यूनिट की दर से गैस देना था। रिलायंस ने ऐसा ही समझौता अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप के साथ भी किया। बाद में रिलायंस सरकार के साथ इस समझौते से मुकर गई, लेकिन अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप को इसी दाम पर गैस बेचती रही। 2007 में सरकार गैस का दाम $4.2 प्रति यूनिट करने पर मान गई। ये समझौता अगले 5 साल यानी 2012 तक के लिए था। हैरानी की बात है कि 2009 तक ओएनजीसी से सरकार $1.83 प्रति यूनिट के दाम पर गैस खरीदती रही। अक्टूबर 2012 में रिलायंस ने कहा कि उसे आयात का दाम यानी $14.2 प्रति यूनिट दिया जाए, जबकि 2012-13 में रिलायंस ने समझौते से 18% कम गैस का उत्पादन किया। उसी गैस के कुएं से रिलायंस का जो पार्टनर है निको, वो आज भी बांग्लादेश को $2.34 पर यूनिट पे गैस दे रहा है। तो हम अपने ही कुएं से हमारे देश $8 पे गैस ले और बांग्लादेश उसी कुएं से $2.34 पे गैस ले। 2012 में पेट्रोलियम मंत्री जयपाल रेड्डी ने रिलायंस पर $100 करोड़ का जुर्माना लगाया था कम उत्पादन के लिए, तभी उन्हें जाना पड़ा। अब ईजीओएम में तय हो गया 1 अप्रैल 2012 से $8 का रेट। केजरीवाल ने सवाल उठाया है कि क्या मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने गैस के गड़बड़ झाले के लिए कांग्रेस, बीजेपी और मीडिया को पैसे पहुंचाए। सवाल यहाँ पर यही कि केजरीवाल ने जो आरोप लगाए हैं उनमें आखिर कितना दम है। क्या केजरीवाल के आरोपों में वाकई में दम है? जिस तरह से उन्होंने क्रिमिनल केस फाइल करने के आदेश दिए हैं, आरोप लगाने के पीछे सिर्फ कोरी राजनीति तो नहीं है, कहीं ये सिर्फ एक राजनीतिक एजेंडा तो नहीं। एक सवाल ये भी है, और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार क्यों नहीं किया? ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। गैस प्राइसिंग को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना बाकी है। ऐसे में एक सब जुडिस मामले पर अरविंद केजरीवाल, तो इस तरह के तमाम सवाल मौजूद हैं। लेकिन इससे पहले हम बहस की शुरुआत करें। रिलायंस के जो वकील हैं हरीश साल्वे, इस पूरे घटनाक्रम पर उनका क्या कहना है, आइए एक नजर उस पर डालते हैं। हमारा कॉन्ट्रैक्ट है सरकार के साथ, प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट, उसमें तो मार्केट वैल्यू लेने का हक बनता है। वो आर्बिट्रेशन में है मामला। गुरदास गुप्ता जी ने और इन्हीं 3 लोगों ने, कुछ और लोगों ने मिल के साथ एक याचिका दायर की है। उस पर सुप्रीम कोर्ट सोच कर रही है। उठा के उस पर एफआईआर कर दिया, तो वो तो देखा जाएगा।
और इसमें ज़्यादा गंभीर मामला ये है कि ये अगर कहा जाए कि दिल्ली में केंद्र सरकार बैठती है, तो अगर कोई भी केंद्र सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप हो तो दिल्ली सरकार को उस पर एफआईआर रजिस्टर करने का जुरिस्डिक्शन बनता है। ये तो कल केंद्र सरकार ही बंद हो जाएगी दिल्ली में। हरीश साल्वे को आपने सुना, उनका कहना ये मामला ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में है और एसएमएस पे एफआईआर दर्ज करना कितना अपने आप में सही है। तो हर तरह के पहलू जो है वो इसमें मौजूद है। हमारे साथ आज की इस चर्चा में आम आदमी पार्टी से दिलीप पांडे जी मौजूद हैं। दिलीप जी, चर्चा की शुरुआत आप ही से करना चाहूंगी। ये आरोप लगने के बाद सबसे पहला सवाल ये उठ रहा है कि गैस प्राइसिंग पॉलिसी को लेकर जो पूरा मामला है सुप्रीम कोर्ट में ये विचाराधीन है, सब जुडिस है। ऐसे में इस तरह का आदेश केजरीवाल की तरफ से क्यों दिया गया? क्या ये महज राजनीति है? नहीं, ये सही बात है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिस है, लेकिन इसमें 2-3 फैक्ट्स है जिस पे हमें ध्यान देना चाहिए कि जब ये पीआईएल फाइल की गई थी उसके बाद सब्सिक्वेंटली गैस के प्राइसेस रेज हुए हैं, उस दौरान नहीं हुए थे। और जिन लोगों ने वो पीआईएल फाइल की है उसमें से कुछ लोग इस टीम में भी हैं जिन्होंने मिलके ये कंप्लेंट फाइल की है। और इसके पीछे जो उन्होंने कारण बताए हैं वो ये बताए हैं कि उनको पता है कि ये सुप्रीम कोर्ट में मामला कितना लंबित चलेगा। दिल्ली में क्रेडिबल गवर्नेंस ना होने की वजह से कभी वो इस बात की हिमाकत नहीं कर पाए। इस चीज की उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि अगर दिल्ली में जिसके जुरिस्डिक्शन के अंतर्गत ये मामला आ सकता है एक एंगल से, अगर वो फाइल करेंगे तो उनकी सुनवाई होगी। अब जब आम आदमी पार्टी की सरकार है और उनको इनकी ईमानदारी पे भरोसा है, तो ऐसा कहीं संविधान में नहीं लिखा हुआ, किसी कानून में नहीं लिखा हुआ कि एक सबजुडाइज मामले में इन्वेस्टिगेशन के लिहाज से किसी दूसरी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के साथ केस फाइल नहीं किया सकता। ये कहीं नहीं लिखा हुआ, ये कोई संविधान कोई कानून नहीं रोकता है। और मैं यहाँ पे ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जिन लोगों ने ये कंप्लेन करी है उसमें वरिष्ठ सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, एक्स कैबिनेट सेक्रेटरी हैं और भी एमिनेंट लोग हैं, एडमिरल हैं नेवी के, वो महोदय भी हैं। तो इन सारे लोग ऐसे हैं जो प्रबुद्ध वर्ग को रिप्रेजेंट करते हैं, कानून की समझ रखते हैं, इस बात की समझ रखते हैं कि जब मामला सब जुडिस है तब क्या कोई इन्वेस्टिगेशन इस तरह की इनिशिएट। ठीक है, आप कह रहे हैं कहीं कानून में नहीं लिखा, संविधान में नहीं लिखा कि इस पूरे मामले का संज्ञान दिल्ली सरकार नहीं ले सकती और आदेश नहीं दे सकती क्रिमिनल केस फाइल करने की, ये आप कह रहे हैं। मैं बाकी मेहमानों के पास भी इस पर जाना चाहूंगी। हमारे साथ ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के सेक्रेटरी संजय जोशी साहब मौजूद हैं। संजय जी, अरविंद केजरीवाल के रिलायंस और मुकेश अंबानी पर हमले को लेकर जो आरोप उन्होंने रखे हैं, जो केस उन्होंने बनाया है, उसमें आप कितना दम पाते हैं? मुझे बड़ा आश्चर्य इस बात पर है कि केजरीवाल जी को दिल्ली के एंटी करप्शन ब्यूरो की जांच पर ज़्यादा भरोसा है बनस्पत जो जिसमें यही मुद्दे इन्हीं लोगों जिन पर आज बातचीत चल रही है, जिन पर सुनवाई जारी है, तो ये कहीं समझ में नहीं आता कि क्या कारण था कि आज ये एफआईआर लॉन्च किया गया एंटी करप्शन ब्यूरो में जाकर के दिल्ली में। दूसरी चीज़ ये है कि जो फैसला है एफआईआर में किन लोगों का नाम लिया गया, वीरप्पा मोइली, मुरली देवरा, ये फैसला इन लोगों ने नहीं लिया। ये फैसला लिया कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने। तो बाकी लोगों को क्यों छोड़ दिया इस एफआईआर से? ये तो संयुक्त फैसला था। 3 लोगों को चुन करके क्या हेडलाइंस पाने के लिए एफआईआर लॉन्च किया गया है? मेरी समझ में ये नहीं आता है। जी, आपसे जानना चाहूंगी संजय जी, इस पे स्पष्टीकरण। जो आप कह रहे हैं कि कुछ लोगों को चुना गया और बाकियों को छोड़ दिया गया, इस पे थोड़ा स्पष्टीकरण आपसे चाहेंगे, फिर इसका जवाब मैं दिलीप जी से लूंगी। मैं कह रहा हूं कि जो फैसला लिया गया ये मुरली देवरा ने अकेले नहीं लिया, ना ये वीरप्पा मोइली जी ने लिया, ये तो कैबिनेट का फैसला था, सीसीए ने लिया। सीसीए ने एक एक्सपर्ट कमेटी एडवाइस पर लिया है। तो एफआईआर में जो नाम लेकर के गए, इसका ये 3 नाम है, कहां से लेकर आ गए? इसका जवाब ले लेती हूँ दिलीप जी। सवाल यही कि कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के संयुक्त फैसला था ये, और अभी जो एफआईआर के आदेश दिए गए हैं उनमें 4 बड़े लोगों के नाम हम पा रहे हैं। इसके पीछे क्या सोच रही है आप लोगों की? नहीं, हमारी वो पैनलिस्ट ने बड़ी अच्छी बात कही कि काफी सारी मुद्दे तो पीआईएल में ऑलरेडी हैं, फिर इंतजार क्यों नहीं किया? जो पीआईएल फाइल की गई है वो सन 2000 में जब केजी बेसिन अलोकेशन हुआ था एनडीए के दौरान, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार चल रही थी तब के, उसके बाद से ये फाइल किया गया है। और उसमें बहुत सारी चीजें हैं, कॉन्ट्रैक्ट के एलोकेशन से लेकर के दुनिया भर के एसेट्स का एलोकेशन। उसमें एक मामला है ये जो प्राइस राइज हुआ है उसके ऊपर एसआईटी बिठाने का। अब वो एसआईटी अभी बैठी नहीं है, वो केस चल रहा है।
जिन बंधुओं ने, जिन साथियों ने ये कंप्लेन फाइल करी है, उनको चूंकि एंटी करप्शन ब्रांच दिल्ली सरकार के अंडर आता है, उनको इनके क्रेडिबिलिटी पर विश्वास था। उनको ये विश्वास था कि जो एसआईटी की मांग हम वहां कर रहे हैं, जिसमें बहुत सारे मामले लंबित हैं, उनमें से एक मामला है एसआईटी, उसमें पता नहीं कब तक परिणाम निकल के आएगा। यह एक अच्छा मौका है कि ईमानदार सरकार है, अगर न्यायप्रिय सरकार है तो इसमें क्या गलती है कि अगर वो सरकार की पे विश्वास करके कंप्लेन फाइल कर रहे हैं और ये उम्मीद रखते हैं कि सरकार से कोई आउटकम निकल के आएगा, तो इसमें कुछ भी असंवैधानिक नहीं है। अब रहा सवाल नामों का, तो मैं यहाँ पे स्पष्ट करना चाहूंगा कि जो एफआईआर फाइल की गई उसमें बहुत डिटेल में लिखा गया है कि ये नाम तो है, इनके अलावा ऑल अदर मिनिस्टर्स इन्वॉल्व इन इट एंड ऑल अदर रिलायंस ऑफिशियल्स हुआ। ठीक है, लेकिन अभी भी एक सवाल बना हुआ है और सवाल ये है जो यहाँ पे संजय जी उठा रहे हैं कि एंटी करप्शन ब्रांच की जांच पर भरोसा है अरविंद केजरीवाल को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चल रहा है जिसकी सुनवाई अगली 4 तारीख को होने वाली है, उसके लिए इंतजार क्यों नहीं कर सकते अरविंद केजरीवाल? आशीष जी, आम आदमी पार्टी की तरफ से सवाल पूछा जा रहा है, महंगाई को लेकर आप इतना हो हल्ला मचाते हैं, नरेंद्र मोदी और आपकी पार्टी इस मुद्दे पर चुप क्यों है? आपने क्यों नहीं उठाया मुद्दा? शायद उनको अपने फैक्ट्स ठीक करने की जरूरत है। पार्लियामेंट में पीएसी में मुरली मनोहर जोशी जी ने इस मुद्दे पर बहुत गंभीर चर्चा और बहुत गंभीर बातें करी हैं। भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को उठाती रही है और ये मुद्दा कोई आज खड़ा नहीं हुआ है। कैबिनेट का फैसला ये पुराना है। कहाँ इससे पहले, चुनाव लड़ने से पहले कहाँ थे केजरीवाल साहब? भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट कहना है, देश की खनिज संपदा के साथ अगर कोई भी चोरी कर रहा है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इसको पीएसी में मुरली मनोहर जोशी जी ने। अच्छा आशीष सूद साहब, फिर आप ठीक मानते हैं जो केजरीवाल ने अरविंद केजरीवाल ने जो एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है, जो जांच की बात कही है, उस कदम को आप सही मानते हैं? देखिए, उसमें शहादत का चोला ओढ़ने की कोशिश ज्यादा लगती है कि कांग्रेस के आज एक मंत्री पे, कल दूसरे पे। आम आदमी पार्टी ने इस मुद्दे पर पहले तो कभी कोई बात नहीं की। नहीं, अब अपनी सरकार गिराने के लिए मैं फिर कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी पिछले साल भी संपदा के बात कही थी, हो रही चोरी के खिलाफ है। पहले भी उन्होंने ये बात कही थी, लेकिन आपकी बीजेपी की तरफ से तो मैंने कभी नरेंद्र मोदी के मुंह से तो कम से कम नहीं सुना। जो ये सवाल कभी नहीं सुना, हमसे पूछ रहे हैं, नरेंद्र मोदी के मुंह से तो कभी नहीं सुना कि ये गैस के दाम बढ़ाकर मुकेश अंबानी की कंपनी को इतना फायदा पहुंचाया जा रहा है। जरूरी नहीं है ना हर मुद्दे पे नरेंद्र मोदी बोले। केजरीवाल की तरह अनगाइडेड मिसाइल भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। जरूरी नहीं है हर मुद्दे पे नरेंद्र मोदी बोले। ये मुद्दा उनके लायक है नहीं, जिम्मेदार राजनीतिक, मतलब ये मुद्दा उनके लायक है नहीं, छोटा मुद्दा है, बहुत छोटा तुच्छ टाइप मुद्दा है, मोदी जी के लायक नहीं है। आप जबरदस्ती नहीं, आप भारत संसद में पीएसी अपने आप में एक महत्वपूर्ण मंच है। ठीक है, जब ये मुद्दा सीएजी रिपोर्ट के बाद आया, मुरली मनोहर जोशी जी ने पार्लियामेंट में, आप ये कह रहे हैं मुद्दा आप लोगों ने भी अपने तरह से उठाया, लेकिन आप इस बात का जवाब सही तरह से मुझे नहीं दे रहे कि केजरीवाल ने जो कदम उठाया, राजनीति छोड़ दीजिए उसमें, वो अलग चीज है, लेकिन वो कदम सही है या गलत उस पर आप जवाब नहीं दे रहे हैं। अखिलेश जी, जो एक शिकायत करता है पूर्व आईएएस अफसर ईएस शर्मा, उन्होंने कहा है कि उन्होंने 11 चिट्ठियां लिखी, प्रधानमंत्री को उन्होंने 11 बार चिट्ठी लिखी और जो बाकी अथॉरिटीज हैं उनको भी चिट्ठी लिखी, किसी का कोई जवाब नहीं आया। ये सिर्फ अरविंद केजरीवाल हैं जिन्होंने ये मामला उठाया। क्या कहना है आपको? नहीं, जो भी कार्रवाई हो रही है अदालत में भी है, सरकार भी कर रही है। देखिए, मैं आपको थोड़ा समय दीजिएगा, डिटेल बताना चाहता हूं। ये जो आप पार्टी है, ये पूरी रूप से ढोंगी, पाखंडी और अराजक तत्वों का जमावड़ा बन के रह गया है। आपको मैं याद दिलाऊं, चुनाव के पहले भी केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इसी तरह के आरोप लगाए थे और ये कहा था कि जो प्रोडक्ट निकल रहा है जमीन के अंदर, उसकी बिलिंग और कास्टिंग बढ़ा के दी जा रही है फलां कंपनी से और उसके दाम ज्यादा लिए जा रहे हैं। लेकिन पूछने पे कहीं से ये नहीं बताया कि कौन, कहा था मैं बताऊंगा कि कौन सी बिलिंग बढ़ा के बताई गई है, किस चीज का कहा गया। तो दागो और भागो, थूको और भागो की स्थिति करते रहा, सिर्फ सेंसेशन फैलाने के लिए बात करते। अच्छा ठीक है, अब क्योंकि आपने वक्त ले लिया है आम आदमी पार्टी पर हमला बोलने का, अखिलेश जी ठीक है, वो वक्त दिया मैंने आपको। अब सवाल पर आ जाते हैं। आम आदमी पार्टी तो एक पॉलिटिकल पार्टी, आप हमला बोलेंगे। 30 सेकंड अखिलेश जी आपको मौका दूंगी मैं। आम आदमी पार्टी 2 बार
बार बोल चुकी है, आम आदमी पार्टी 2 बार बोल चुकी है। मैं 30 आपको रोक नहीं रही हूँ, मेरी बात पूरी होने दें। आपको रोक नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ आपसे कि आम आदमी पार्टी तो पॉलिटिकल पार्टी हो गई जैसा आप कह रहे हैं, लेकिन सीएजी के बारे में आप क्या कहेंगे? सीएजी ने भी बाकायदा सवाल पूछा पेट्रोलियम मंत्रालय से कि ये रिलायंस इंडस्ट्रीज को लेकर हो क्या रहा है, कैसे इनको जो दाम है वो लगातार बढ़ाकर दिया जा रहा है, जबकि जो इनका टारगेट है उत्पादन करने का ये वो टारगेट मीट नहीं कर पा रहे हैं। क्या उसका जवाब दिया पेट्रोलियम मंत्रालय ने? तो सीएजी ने सवाल पूछा है। देखिए जो दाम आप थोड़ा मैं वही कह रहा हूं, थोड़ा डिटेल समझाने दें। जो दाम बढ़ाए गए हैं वो रंगराजन कमेटी का एक उसका सेट नाम्स बनाए गए, उसके आधार पे बढ़ाए गए। हाँ। और सिर्फ रिलायंस नहीं, हिंदुस्तान में जो और कंपनियां प्रोडक्ट निकालती हैं गैस का, उन सब की ये डिमांड थी। ठीक है। मैं दूसरी बात कह रहा हूं कि यदि किसी को, जबकि मामला सब जुडिस भी है, यदि किसी सरकार को यह लगता है कि यह गलत हो रहा है, सरकारों की बात मैं कर रहा हूं, तो क्या सरकारें इस तरह से अराजक होंगी? उसका प्रोसीजर क्या है? वो नहीं अडॉप्ट किए जाएंगे। कल केंद्र सरकार प्रदेश सरकारों पे मुकदमा लिखाना शुरू कर दे, प्रदेश सरकारें दूसरी सरकारों पे मुकदमा लिखाना शुरू कर दे। सब लोग एक संविधान के तहत बंधे हुए हैं। तथ्यों की बात करना, क्रिएट करना और अपनी मिट्टी में मिलती हुई छवि से ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है। नहीं, लेकिन आपने मुझे इसका जवाब नहीं दिया अखिलेश जी कि केंद्र ने क्या किया। कंसर्न है वो जिन लोगों ने चिट्ठी लिखी है अरविंद केजरीवाल को, वो जो एमिनेंट लोग हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री को भी चिट्ठी लिखी। ऐसा नहीं है कि उन्होंने प्रधानमंत्री के संज्ञान में ये बात नहीं लाई, पर वहां से तो कुछ नहीं हुआ। और क्या ये सच नहीं है कि और क्या अखिलेश जी, क्या ये सच नहीं है कि 2009 तक ओएनजीसी जो गैस का उत्पादन करती रही, उसका तो गैस भारत सरकार ने $1.83 प्रति यूनिट के दर से खरीदी, और इसी दौरान जो रिलायंस से गैस खरीदती है भारत सरकार, वो $4.42 उनको देती है। क्या ये बात सच नहीं है? नहीं, तब तक नहीं था। 2010 तक जब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया और भारत सरकार ने कहा कि हर चीज का, हर संपदा की कस्टोडियन भारत सरकार है, जिसके अगेंस्ट रिलायंस गई थी और भारत सरकार जीती है, वो तब तक सब चीज बराबर लिए जा रहे थे। दूसरी बात, जो ये गवर्नमेंट ने सिर्फ तय नहीं किए दाम, ये दाम फिक्सेशन के लिए रंगराजन कमेटी ने एक आधार बना करके पूरे दुनिया में जहां 3 जगह प्राइसिंग फिक्स होती है उसको करके फिर ये रेट वैसे अखिलेश जी इसमें बहुत पेच है, ये इतना साफ नहीं है। रंगराजन फॉर्मूले की जो आप बात कर रहे हैं उसको आड़े हाथों लिया है सीएजी ने और उस पर सवाल पूछे, लेकिन खैर हम इस टेक्निकलिटी में नहीं जाएंगे। मैं समझ गई आपकी बात। आपने कहा कि कैसे केंद्र की जो बातें हैं उस पर एक राज्य सरकार फैसला ले रही है। जवाब लूंगी मैं उसका दिलीप जी से। क्रियान्वयन कराने आपकी का। सहयोगी पार्टी एनसीपी से डॉक्टर योगेंद्र त्रिवेदी जी हमारे साथ मौजूद है, मैं उनका भी इस पर जवाब ले लेती हूँ। त्रिवेदी साहब, आपको क्या लगता है केजरीवाल ने जो आरोप लगाए हैं उनमें कितना वजन पाते हैं आप? मेरे ख्याल से तो दिस इज प्योर सेंसेशनलिज्म। उनके पास कोई रिसर्च टीम नहीं है। ये सब्जेक्ट टेक्निकल सब्जेक्ट है, तकनीकी सब्जेक्ट को समझने के लिए कुछ एनालिसिस करना चाहिए। जैसे बताया गया, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की थी, कैबिनेट सब कमेटी थी, रंगराजन कमेटी ने डिसाइड किया है, वो सबका निचोड़ लेना चाहिए। उसके बाद ही शुड डिसाइड होता दिस इज प्रॉपर और इम्प्रॉपर। एक बात है कि हमारे यहाँ बहुत वी हैव गॉट ग्रेट डेफिसिट ऑफ एनर्जी एंड वी आर इम्पोर्टिंग क्रूड at international price. But if we want foreign companies के यहाँ आकर ऑयल निकाले तो हमको तो उनको व्याजबी मुनाफा देना पड़ेगा। अच्छा, ये तो कैसे चलेगा? ये तो बहुत डिस्कस हुई है, कोर्ट में गई है, आर्बिट्रेटर्स के पास आप भी वही बात कह रहे हैं, आप भी वही बात कह रहे हैं डॉक्टर त्रिवेदी, जो वीरप्पा मोइली ने कहा है कि ये बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है और इसमें एक नियम कानून चलते हैं और अरविंद केजरीवाल को ये सब पता नहीं है। लेकिन दिलीप पांडे जी हमारे साथ बीजेपी से जयनारायण व्यास जी भी मौजूद है। व्यास साहब, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले दिलीप जी, रिलायंस के वकील हरीश साल्वे जो हैं, उन्होंने जब अपनी बात रखी, उन्होंने आपसे सवाल भी पूछा। उन्होंने कहा इस मामले में तो आपने जो सेंटर के जो मंत्री हैं उन पर भी आपने एफआईआर कर दी। कोयला घोटाले का क्या, 2G का क्या, उससे भी तो दिल्ली को नुकसान हुआ होगा। अब आपका अगला कदम क्या होगा? उधर भी करेंगे एफआईआर?
देखिए, वो सारे मामले जो एसीबी के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, जैसे जैसे इन पे सबूत मिलती जाएंगे उन पे काम किया जाएगा, उनके ऊपर भी एफआईआर की जाएगी। सिर्फ एक मामला है, एक मामले में जो एप्लीकेंट्स है, जो कंप्लेनेंट्स हैं, उन्होंने वो थक गए दरवाजा खटखटा के केंद्र सरकार का, और चूंकि केंद्र सरकार भी एक एक्यूज है इस मामले में, अगर आप गौर करें तो पेट्रोलियम डिपार्टमेंट इसमें एक एक्यूज है, उसका मंत्रालय इसमें जांच के दायरे में आ रहा है, तो वहां पे कंप्लेन करने का सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं भी आता हूँ अखिलेश जी की बात पर। अभी सूद जी ने बात कही कि मामला पहले क्यों उठाया, आईएसी जब थी तो मामला पहले उठाया गया था, और आरोप लगा रहे हैं अरविंद केजरीवाल के अनगाइडेड होने पे। हम सवाल यही खड़ा कर रहे हैं कि मोदी जी और राहुल जी ये किससे गाइडेड है? किसी को कोई अंबानी चला रहा है, किसी को अडानी चला रहा है। अभी सूद साहब भाजपा से कह रहे थे कि नेचुरल रिसोर्सेज का अगर हनन होता है तो इसके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए। गुजरात पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन कंपनी ने जो गैस फील्ड लिए थे $20 बिलियन के, वो $20 बिलियन का गैस फील्ड का 10% फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया गया जियो। तो मुख्यमंत्री ने कहा पहले सबूत लाइए जियो कंपनी को। आज अगर आपके पास सबूत थे पहले से, आज तो एक मोदी साल ने तक क्यों नहीं खोली? तो ये बताना पड़ेगा कि क्या ये इनको गाइड कौन कर रहा है? ये अंबानी और अडानी गाइड कर रहे हैं। कौन गाइड कर रहा है? नरेंद्र मोदी को कौन गाइड कर रहा है? जय नारायण व्यास जी हमारे साथ है, ठीक है, जय नारायण व्यास जी हमारे साथ है, जय नारायण व्यास जी, ठीक है, जवाब ले लेती हूँ। जय नारायण व्यास जी, आप सब साथ बोल रहे हैं। दिलीप जी आपके सवाल का जवाब ले लेते हैं। यूएसडी में आप गैस लेते हैं, ठीक है। दिलीप पांडे जी कह दी आपने अपनी बात, इसका जवाब ले लूं मैं? लॉजिक है, इसका जवाब ले लेती हूँ, ठीक है। दिलीप जी सुन लीजिए, क्या हो गया आपको आज, सुन लीजिए, ठीक है। जय नारायण व्यास जी सवाल ये उठा रहे हैं दिलीप पांडे आम आदमी पार्टी से कि नरेंद्र मोदी जो सब बातों पर खुलकर बोलते हैं, इस पर क्यों चुप हैं? क्या अडानी अंबानी, क्या उनसे पैसा कहीं ना कहीं आप लोगों को भी गया है जो आप चुप हैं? देखिए, पहले इस पूरे मसले को समझने के लिए हमें ये आम आदमी पार्टी की पूर्व भूमिका समझनी होगी। ये जो पार्टी है वो पूरी ही प्रोडक्ट डेमोक्रेसी की है। जो पार्टी उनके मुखिया ये कहते हैं कि कानून सड़कों पे बनेंगे, संसद का कोई काम नहीं है और सड़क पे कानून बनेंगे, जो लोकशाही प्रक्रिया की भी हनन करने के लिए खुद खड़े हुए हैं। इससे आगे चल के चले तो ये वो भ्रष्ट लोग हैं जिसके नेता ने कसम खाई थी कि अगर मैं किसी का सपोर्ट लूं, अभी तो इस पे आ जाइए ना, मेरे बच्चों की अभी जो ये आरोप मुझे चीज बताइए, यहाँ आम आदमी पार्टी पर हमला क्यों? ऐसा तो नहीं है कि अरविंद केजरीवाल ने खुद इस बात का संज्ञान लिया है। अखिलेश जी आपसे संक्षेप में जानना चाहूंगी, एक तरह से देखा जाए तो क्या आप मानेंगे कि ये जो केजरीवाल का फैसला है ये कहीं ना कहीं आपकी सेहत में सुधार कर सकता है? और वो ऐसे कि 1 अप्रैल से जो दाम बढ़ने वाले थे, अब उसमें जिस तरह से केजरीवाल ने अपनी बात सामने रख दी है, और ये दाम अगर इस दबाव की वजह से नहीं बढ़ते हैं तो इससे आपको फायदा है। दाम बढ़ेंगे अगर गैस के तो महंगाई बढ़ेगी, पहले ही जनता महंगाई से त्रस्त है और आप पे सवाल उठा रही है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे केजरीवाल ने आपको फायदा पहुंचाया है, ये मानना पड़ेगा। चुनाव का बिल्कुल पीक समय होगा वो। हाँ देखिए सिर्फ रिलायंस के ही गैस हिंदुस्तान में नहीं प्रोड्यूस करती है, और भी 3-4 कंपनियां हैं, तो ये मानना कि सिर्फ रिलायंस की ही बात है ये गलत है। और इस पे मंत्रालय में और जगह पे बातचीत काफी चल रही है, कोर्ट में मामला है। हम दूसरी बात कह रहे हैं कि जो काम मिला है वो काम नहीं कर रहे हैं। मेरे सवाल का भी जवाब दे दीजिए ना सर। ऐसी संस्था से विदेशों से मेरे सवाल का भी जवाब दे दीजिए। काम है अराजकता और क्या जो मैं तो बता रहा हूँ किस बात का जो सवाल पूछा सर, इतना बड़ा सवाल मैंने पूछा, आप पूछ रहे हैं किस बात का? सवाल वही कि राहत इससे आपको भी मिलेगी ना? उस पे देखिए मैंने बताया ना कि उसका प्राइस फिक्सिंग का एक मेथोडोलॉजी है, उसके तहत प्राइस फिक्सिंग हुई है। समय समय पे उसका रिव्यू का भी प्राविधान है, महीने पे भी रिव्यू का प्राविधान है। कब क्या होगा वो समय बता देगा। चलिए आप मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे हैं। एक सरकार दूसरे सरकार के खिलाफ अराजक तरीके अपना रही है, ठीक है, क्या ये चलिए इसका जवाब ले लूंगी। संजय जोशी हमारे साथ बहुत देर से बने हुए हैं। संजय जी आपसे जानना चाहूंगी रिलायंस को कितना नुकसान हो सकता है? उसी तरह से अराजकता फैलाने का ये जो आरोप लगाए गए हैं, ये जो जांच की प्रक्रिया शुरू की गई है दिल्ली सरकार की तरफ से, रिलायंस को कितना नुकसान हो सकता है इससे? कुछ नहीं। जांच की प्रक्रिया दिल्ली सरकार तो शुरू कर ही नहीं सकती। जांच तो ऑलरेडी चालू है, कोर्ट जांच कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट,
और जो सरकार ने गैस के दाम बढ़ाए हैं वो सभी के लिए बढ़ाए हैं, सिर्फ रिलायंस के लिए नहीं। जो रिलायंस की गैस है वो इस संपूर्ण गैस का सिर्फ 15% है। तो सिर्फ रिलायंस की गैस के दाम घट जाने से बहुत ज्यादा अंतर कीमतों में नहीं आने वाला है। दाम घटेंगे तो और जहां तक रिलायंस की गैस का सवाल है, सरकार ने जब गैस बढ़ाई है, जो दाम बढ़ाए हैं वो कंडीशन के साथ बढ़ाए हैं कि यदि ये आरोप सत्य पाए गए तो रिलायंस को इन बढ़ी हुई गैस प्राइस का फायदा नहीं मिलेगा। ये शर्त भी इसके साथ मौजूद है, बाकी किसी प्रोड्यूसर के साथ ये शर्त नहीं लगाई गई है। तो मेरी ये समझ में नहीं आता, कितने डॉलर में खरीदते हैं? नहीं, वो आर्ग्यूमेंट यहाँ पर नहीं चलेगा अखिलेश जी। उस पर भी सीएजी ने अपनी बात रखी है सामने, वो आर्ग्यूमेंट नहीं चलेगा जो आउटपुट प्राइस इनपुट प्राइस की आप बात करें। लेकिन मैं उसके अंदर नहीं जाना चाहूंगी। बता दीजिए, मैं बता रहा हूँ 14.5 मिनिमम $14-15 में हम लेते हैं। मिनिमम $14-15 में हम इंटरनेशनल मार्केट से लेते हैं कि जो 70% गैस हम बाहर से लेते हैं। नहीं, और फिर आउटपुट प्राइस आप बढ़ाएंगे, लेकिन इनपुट प्राइस की तरफ आप ध्यान नहीं देंगे। इनपुट प्राइस जो कंज्यूमर से वसूला जाता है, लेकिन फिर भी उस पर ध्यान नहीं देंगे। अपनी सही पे बहुत टेक्निकल हो जाएगा है, वो इस पर हम बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे, मेरे पास वक्त कम है अखिलेश, मैं समझ रहा हूँ क्या कहना चाहते हैं। लेकिन विजय, यहाँ पे एक चीज ये भी पूछी जा रही है कि मामला सब जुडिस है, तो ऐसे में क्यों आम आदमी पार्टी जो है वो बीच में पड़ रही है इस मामले में? सुप्रीम कोर्ट में पड़ा है मामला। देखिए, आम आदमी पार्टी को लगता है कि ये मामला उठाकर अगर हम उस रूप में कहें कि क्योंकि और लोग भी उठा रहे थे, ये मामला उस ढंग से जनता के बीच में नहीं जा रहा था, तो शायद उनको लगता होगा कि इससे चुनावी समय में ये जनता के बीच में जाता है, तो उन दोनों आम आदमी पार्टी ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों को शायद उनकी नज़र में लगता होगा कि वो कटघरे में खड़ा कर सकती है और जनता तक ये मैसेज दे सकती है कि वो हिंदुस्तान के सबसे अमीर आदमी से भी टकराने को तैयार है। जयनारायण व्यास जी, यहाँ पर एक सवाल ये भी उठेगा कि जो बार बार आम आदमी पार्टी उठा रही है कि आप लोग इस पर कुछ भी नहीं कह रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं कि ये राजनीति का हिस्सा है, लेकिन केजरीवाल ने जो जांच का फैसला लिया है और उसमें मंत्री भी शामिल है, उसको आप एक कड़ा कदम मानेंगे? देखिए, नौटंकी है, ये पूरी नौटंकी है। बिल्कुल, केजरीवाल शायद खुद जानते हैं और जिन्होंने इनको कंप्लेन दी है वो भी जानते हैं कि ये मुद्दे पे इनके हाथ में कुछ नहीं है। अच्छा, ऊर्जा के भी विविध स्वरूप है। अगर इसमें उनके हाथ में कुछ होता भी तो इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला था। और ठीक है, आप मानते हैं ये आगे कहीं नहीं जाएगा मामला, क्योंकि इसमें कोई भी अधिकार या ताकत सही रूप से केजरीवाल के पास नहीं है। सर, मुझे रोकना पड़ रहा है आपको, मेरे पास वक्त ज्यादा नहीं है। त्रिवेदी साहब भी कुछ कहना चाहते हैं, मैं उनकी प्रतिक्रिया ले लूं। जी त्रिवेदी जी। नहीं, कांग्रेस, बीजेपी, एनसीपी सब एक मंच पर है एक साथ। इसमें कोई दम नहीं है। और अगर इस तरह से जो बोलते हैं कि रिलायंस को 54,000 करोड़ का फायदा होगा, तो रिलायंस का भाव 5,000 रुपया होना चाहिए। बाजार बड़ी अच्छी तरह से जानता है कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। आखिरी टिप्पणी आपसे लेना चाहूंगी दिलीप जी, आप सुन रहे हैं जैसा विजय ने भी इस पर टिप्पणी दी कि कांग्रेस, बीजेपी, एनसीपी सब एक जगह दिखाई दे रही हैं इस मामले को लेकर, और आप पर यह भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि आपके पास क्या वाकई में कोई अधिकार है, आप कुछ कर पाएंगे, या सिर्फ सुर्खियों में बने रहने के लिए आरोप लगा दिए आपने और फिर इनका कुछ नहीं होगा? कि अराजक सरकार के खिलाफ। आप दिलीप जी को बोलने देते हैं। जी दिलीप जी, आपने आखिर में बोलने का मौका दिया, जल्दी से अपनी बात खत्म करता हूं मैं। ये बहुत अभूतपूर्व और अद्भुत राजनीतिक घटना है। जब भ्रष्टाचार की बात करती है आम आदमी पार्टी, तो ये सारी पार्टियां एक स्वर में गीत गाने लगती हैं। क्रॉनी कैपिटलिज्म का सबसे गंदा सच जो नीरा राडिया के टेप से निकल के आया, उसमें वाजपेयी जी के सनील और रंजन भट्टाचार्य ने साफ कहा है कि अंबानी ने कहा है कि डोमेन के कागजात निकाल के दूसरे के कामों को अपना बता रहे हो। ये पब्लिक डोमेन में है, कोर्ट में है, और इसे आप अपना बता रहे हो। देश को 54,000 करोड़ रुपए शपथ लग रही है। हमेशा से एक ही है। दोनों पार्टियां आम आदमी पार्टी के ऊपर सवाल खड़े कर रही हैं। कहा था मैं किसी का सपोर्ट नहीं लूंगा। ठीक है, वहां से मामला आगे बढ़ गया। आप शुद्धिकरण की शुरुआत अपने आप से करो। केजरीवाल ने तो बच्चों की कसम खाई थी कि मैं किसी का सपोर्ट नहीं लूंगा, मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, मैं सरकारी मकान नहीं लूंगा। आप ये भ्रष्टाचार की बात किस मुंह से कर रहे हैं? आम आदमी पार्टी को तो भ्रष्टाचार की बात करने का कोई अधिकार नहीं है। केजरीवाल ने सब मुद्दों पे वो चुनाव लड़े थे, वो सब मुद्दों पे वो मुकर गए हैं।
सारे सर्वाधिकार भ्रष्टाचार करने के भाजपा और कांग्रेस के पास हैं, लेकिन हमारे पास की बात केजरीवाल किस मुंह से करते हैं? यहाँ दूसरों के पुराने प्रेस नोटों को अपना नाम देके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली पार्टी है, अपना कभी कुछ ला नहीं पाई। ठीक है, आप सब लोग साथ बोल रहे हैं, आप कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा, वक्त भी मेरे पास खत्म हो गया है। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।